ये आइरिस एनालिसिस क्या है सर? कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ अपना डिनर खत्म करके उठते हैं उतनी ही देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता। उस 11 साल की बच्ची ने अपने घर में पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया। नेहा इकलौता केस नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। आइरिस की अगर मैं बात करूं, ये काम कैसे करता है? आइरिस एनालिसिस की जो वर्किंग है वो 100% ऑटोमेटेड है। अपनी आंखों को स्कैन करता है और उसे खुद स्कैन नहीं करना है, तो लैपटॉप या मोबाइल कोई भी डिवाइस वो यूज कर सकता है। उसके लैपटॉप या मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कस्टमर की आइरिस को आइडेंटिफाई करती हैं। ये विचार कैसे आया? प्रेरणा दुखदायक है। तो जब मैंने इस फील्ड में काम करने की कोशिश करी तो फिर करते करते हमने करीब 10 से 11 साल की रिसर्च हमने इसके ऊपर करी और फाइनली अभी 2024 में हमने इस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा और लेट मी टेल यू द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि खास उन्होंने एक ऐसा टूल तैयार किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्टार्ट की है जिससे लेकर हर तरफ बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है, उनकी बहुत तारीफें वो बटोर रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की आज अपने पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि वाकई कोई ऐसी चीज़ शुरू की गई है जिसकी ज़रूरत थी और जिसके बारे में आप बहुत पहले, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। संजय जी, इस पॉडकास्ट से पहले जो थोड़ा सा समय मुझे आपके साथ मिला एक डिस्कशन का, तो मुझे उसमें ही बहुत आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। मतलब आपकी मेरी जो बातें थी, जो हम टेक्नोलॉजी को लेकर बात कर रहे थे, जिसे आपने शुरू किया भारत में, आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का मतलब इसकी शुरुआत की है। और ये टेक्नोलॉजी जो मुझे समझ में आई, ये इतनी कमाल की है सर। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता था। आइरिस की मैं बात करूंगी। ये आइरिस एनालिसिस क्या है सर, जिसकी आपने शुरुआत की है? पहले आप बताइए, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस, जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, वो कहेंगे कि भाई मज़ा आने वाला है। ओके चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठकर ऑडियंस को इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूं, तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि आइरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम बात कर लेते हैं ताकि इसको टेक्निकल ना रख के सिंपल आम आदमी की समझ में आनी चाहिए चीज़ें, इस तरह से बात करते बिल्कुल। हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेटा है कंचन जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। ओके। 10,000 हर साल ना। सुनने में ये एक बहुत छोटा सा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस आंकड़े को तोड़ेंगे तो आप इस गहराई तक पहुंचेंगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ अपना डिनर ख़त्म करके उठते हैं उतनी ही देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन ख़त्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है, हर एक घंटे। ओके, और जब हमने इसके कारणों को समझने की कोशिश करी तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण उभर के सामने आया वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। आज की डेट में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, राइट। लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट या साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़, अब ये क्या होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज़ होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, राइट। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की इन प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ को समझ लें, उन्हें आइडेंटिफाई करें और अगर उनके ऊपर काम करना शुरू करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है।
दो एग्जाम्पल दूंगा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए। एक है सचिन तेंदुलकर और दूसरी है लता मंगेशकर जी। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, ये बात सभी लोगों को मालूम है। और लता मंगेशकर जी, वो कभी पूरे जीवन में स्कूल ही नहीं गई। तो अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी को देखा जाए, एकेडमिक के एंगल से देखा जाए, तो ये दोनों के दोनों लोग कोई बहुत ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल लोग नहीं थे पढ़ाई के एंगल से, एकेडमिक के एंगल से। लेकिन जब यही दोनों लोग अपने अपने फील्ड में उतरे, अपने अपने क्षेत्र में उतरे, तो दोनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब कंचन जी, आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को एक्चुअली ये नहीं पता कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और आइरिस एनालिसिस पेरेंट्स की इस समस्या को सॉल्व करता है। तो अब मैं आपके ओरिजिनल सवाल पे आता हूँ कि आइरिस एनालिसिस आखिर है क्या। आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, और हमारी आंखों के इस कलर्ड पार्ट को एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कैन किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है, जो रिपोर्ट क्लियरली हमें ये बताती है कि आपके बच्चे की वो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज़ क्या है, आपके बच्चे का वो इनबॉर्न टैलेंट क्या है, जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो आपका बच्चा भी जीवन में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल कर सकता है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही आपने कहा सर कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं है। कई बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग जगहों पर होता है। कोई गेम खेलने में बहुत अच्छा होता है। अब जैसे अगर हम बात करें जो गुकेश हैं उनकी बात, जैसे कि हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि 8th तक वो पढ़े हुए हैं, लेकिन आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पर है। तो आइरिस की अगर मैं बात करूं तो आपने बताया कि ये काम कैसे, मतलब ये क्या है, ये काम कैसे करता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राइट, तो आइरिस एनालिसिस की जो वर्किंग है वो 100% ऑटोमेटेड है। अच्छा। ये एआई के ऊपर आधारित एक टेक्नोलॉजी है, और इसमें बहुत सिंपल है। कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। वेबसाइट पे जाके वो अपनी अपनी आंखों को स्कैन करता है, और उसे खुद स्कैन नहीं करना है। लाइक जब वो सिस्टम पे जाएगा, अपना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेगा और डिटेल सबमिट करेगा, तो लैपटॉप या मोबाइल कोई भी डिवाइस वो यूज़ कर सकता है। तो लैपटॉप या मोबाइल जो भी डिवाइस वो यूज़ कर रहा है, उसके लैपटॉप या मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और उस कैमरे के पीछे काम करती है एआई की टेक्नोलॉजी। और वो एआई की टेक्नोलॉजी कस्टमर की आइरिस को आइडेंटिफाई करती हैं, उन्हें स्कैन करती हैं, स्कैन करके उन्हें प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद एक पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट मात्र 2 मिनट से भी कम समय में जनरेट हो जाती है। उस रिपोर्ट की एक कॉपी कस्टमर के मोबाइल पे चली जाती है, और एक कॉपी उसके मेल आईडी पे चली जाती है। तो ये सारा का सारा सिस्टम 100% ऑटोमेशन पे चलता है। इसको करने के लिए कस्टमर को ना कोई डिवाइस चाहिए, ना उसे किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना उसे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। कस्टमर देश के क्या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर जनरेट कर सकता है। राइट, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है। ये तो मतलब वही बात हो गई, जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आखिर उसको बनना क्या है, उसको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात है सर कि हम लोग क्या होता है, कई बार हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा ट्रैक गलत होता है। अब अगर मुझे बनना एंकर है और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आईटी के लिए, तो मुझे लगता है मुझे वहाँ सफलता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि बनना तो एंकर ही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये स्कैन कर लेगा पूरा और मुझे बता देगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी चीज़ है। संजय जी, ये विचार कैसे आया? जैसे अगर हम बात करें, कहते हैं कि हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे पहले बड़ा समय लगता है सोचने में, समझने में। तो ये विचार कैसे आया, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? ओके, प्रेरणा दुखदायक है। राइट, आज से करीब 12-13 साल पहले जब मैं जॉब में था, तो मैं बॉम्बे बेस्ड था, और बॉम्बे में मैं जिस सोसाइटी में, जिस अपार्टमेंट में रहता था, उस अपार्टमेंट के जस्ट नेक्स्ट डोर अपार्टमेंट जो हमारा था, उस अपार्टमेंट में एक करीब 11 साल की बच्ची थी जिसका नाम था नेहा। ये न्यूज़ एक्चुअली कई न्यूज़पेपर में भी कवर हुई थी। उस 11 साल की बच्ची ने अपने घर में, राइट, पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया। 11 साल, राइट। और जब उस चीज़ों को, उसके तथ्यों को समझने की कोशिश करी, अब आप सोचिए कंचन जी, कि 11 साल की बच्ची के ऊपर क्या प्रेशर होगा, राइट, कि उसको कौन सा घर की ईएमआई देनी है, उसे कौन सा घर का किचन का राशन लेकर आना है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, कुछ नहीं। उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर था, स्टडी प्रेशर।
राइट। और 11 साल की बच्ची ने अपना जीवन ख़त्म कर लिया पढ़ाई के बोझ तले दब के। तो वहाँ से मुझे मतलब इस घटना ने मेरे दिल को पूरी तरह से झंझोड़ दिया। तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। और जब मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करना शुरू किया तो पता चला, फिर ये एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई कि नेहा इकलौता केस नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। आप भी आए दिन अलग अलग न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे इस तरह की घटनाएं पढ़ते रहते होंगे कि फला फला शहर में एक बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ स्टडी प्रेशर। तो इंस्पिरेशन नेहा, जो अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, राइट। तो नेहा की इस दुखद घटना से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा कि यार अगर मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ तो ये जो इतने सारे बच्चे हर रोज़ हर घंटे अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, इन बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है। तो जब मैंने इस फील्ड में काम करने की कोशिश करी तो फिर करते करते हमने करीब 10 से 11 साल की रिसर्च हमने इसके ऊपर करी और फाइनली अभी 2024 में हमने इस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा। और लेट मी टेल यू, द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत बढ़िया सर। सर, अगर व्यक्तिगत यात्रा की बात करूं आपकी, तो व्यक्तिगत यात्रा आपकी कैसी रही? और इसके साथ ही जो ये टेक्निक जो आपने शुरू की है, ये तो बड़ी एक बहुत ही, मैं कहूँगी, खूबसूरत टेक्नोलॉजी है। जब आप इसकी शुरुआत कर रहे थे, इसको ईजाद आप कर रहे थे, तो किस किस तरह की परेशानियां, चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो रिसोर्सेस, क्योंकि जब आप कोई चीज़ नई इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। जब आप किसी एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो फोकस करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि आपको बाकी हर चीज़ से अपना फोकस हटाना है। तो जब हर चीज़ से आपने फोकस हटा दिया तो जाहिर सी बात है आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो फाइनेंशियल थी, राइट। धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो रहे थे, साधन ख़त्म हो रहे थे, लेकिन हाँ एक जुनून था कि भाई करना ही है अपने को, राइट। तो सबसे पहली चुनौती फाइनेंशियल थी। दूसरी चुनौती रिसोर्सेज थी, साधन थे, तो वो साधन भी सीमित थे। तो फाइनेंशियल और साधन, ये दो सबसे बड़े चैलेंज थे। और तीसरा चैलेंज ये भी था कि जब आप कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं ना कंचन जी, तो आधे ज़्यादा दुनिया आपको पागल करार कर देती है कि ये आदमी पागल हो गया है। तो किसी का साथ भी नहीं था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, बस हाँ एक मन में विश्वास था कि लगे रहो, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ज़रूर होगा। और फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी वर एबल टू सक्सीड इन इनोवेशन ऑफ आइरिस एनालिसिस। आइरिस की अगर मैं बात करूं, जिसकी हम लगातार बात करें, सर क्या होता है कि जब हम मार्केट में उतरते हैं, आप भी जब उतरे, तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ आपने बड़ी अच्छी बात बताई, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विश्वास दिलाने में बड़ा समय लग जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड था, कितना वक्त लगा लोगों को ये समझाने में कि आइरिस एनालिसिस एक अच्छी चीज़ है और इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? ओके, अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अच्छा। राइट। इनफैक्ट मैं आपके चैनल पर ऑन कैमरा मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। हमारी जो आंखें हैं, हमारी आइज़, हमारा ब्रेन, दोनों आपस में कनेक्टेड है। और जो नर्व हमारी आइज़ को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, उस नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। हमारा ब्रेन एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और जो हमारी जो दो आंखें हैं, हर एक आंख की एक ऑप्टिक नर्व होती है। तो हमारी लेफ्ट आई हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और हमारी राइट आई हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और ये इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, सारे ओपन प्लेटफॉर्म पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इस चीज़ को दुनिया के सामने रखा है, जग जाहिर साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, राइट। तो एज फार एज दी द बिलीव्स कंसर्न, तो इट इज़ ए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, आइज एंड ब्रेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब बात करते हैं आइरिस से ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, ब्रेन के पोटेंशियल के बारे में कैसे पता चलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं आपके एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे दिखा दें इस वक्त। आप अगर ये पिक्चर देखेंगे तो ये आइरिस चार्ट है। इस आइरिस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो आइरिस है बेसिकली वो सर्कुलर शेप का होता है, एक सर्कल होता है। और सर्कल क्योंकि 360 डिग्री का होता है तो ये आइरिस भी पूरा 360 डिग्री का है। तो अब आप इसको एक वॉल क्लॉक की तरह आप विजुलाइज कीजिए कि एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है और सर्कुलर वॉल क्लॉक में 11:05 हो रखे हैं। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। तो हमारी आइरिस का ये जो 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और इसको कहते हैं ब्रेन जोन। और आइरिस एनालिसिस में
इसी ब्रेन जोन की स्टडी होती है और इसकी स्टडी करने के बाद ही वो एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स ऑलरेडी जग जाहिर हैं। ये इमेज जो इस वक्त आपके दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमेज वो खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये इमेज अवेलेबल है। तो आइरिस से ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आइज़ और ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। उसके बाद आइरिस का 60 डिग्री का ये जो कोण है, जो एंगल है, ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। कस्टमर जब खुद अपना ये एनालिसिस करवाता है और उसकी जब एक काउंसलिंग होती है हमारे सर्टिफाइड काउंसलर के साथ, तो वो कस्टमर खुद ये बोलता है कि सर ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ये तीसरा प्रमाण आपके सामने होता है। तो ये तो सर वही बिज़नेस बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ना तो आपको स्टाफ की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ना एक बहुत लंबे चौड़े ऑफिस की आपको ज़रूरत है। बहुत कम सोर्सेज में एक ऐसा बिज़नेस है जो अगर लोग करते हैं तो उन्हें बड़ा बेनिफिट होगा। इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत कम नहीं, बल्कि मैं आपको बोलूँगा जीरो रिसोर्सेज चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। अगर आपको सचमुच, आपको या किसी को भी अगर इस बिज़नेस में उतरना है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ना कोई स्टाफ चाहिए, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना कोई टीम चाहिए, ना आपको किसी टीम की ज़रूरत है और ना ही आपकी खुद की ज़रूरत है इस बिज़नेस में। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस 100% ऑटोमेशन पे चलता है। 100% ऑटोमेशन पे चलता है, तो इसलिए 24/7 चलता है, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। तो आप अगर सो रहे हैं तो भी पैसा आएगा, आप नहा रहे हैं तो भी पैसा आएगा, आप खाना खा रहे हैं तो भी पैसा आएगा, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बिज़नेस आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो 100% ऑटोमेशन का ये बिज़नेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिज़नेस का प्रोसेस कि भैया 100% ऑटोमेशन पे चलता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो सिंपल हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ अपना फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी डालेगा और अपनी आइज़ को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद पेमेंट करेगा और पेमेंट करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट को प्रोसेस करके मात्र 2 मिनट से भी कम समय में रिपोर्ट जनरेट करके रेडी कर देती है। रिपोर्ट की एक कॉपी उनके मोबाइल या लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाती है और दूसरी कॉपी उनके मेल आईडी पे चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और इसके लिए कस्टमर को ना तो कोई डिवाइस चाहिए, ना कोई एक्सपर्ट चाहिए, ना किसी सेंटर पे विजिट करना है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी कस्टमर आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर जनरेट कर सकता है। और इस बिज़नेस से भी जुड़ सकता है। एब्सोल्युटली, इस बिज़नेस से भी जुड़ सकता है। बिल्कुल। आइरिस विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली, अगर मैं बात करूं एआई और मशीन लर्निंग, ये तकनीक कैसे काम करती है सर? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डेटा के ऊपर काम करती है। तो आपने मशीन को ट्रेन किया है कि भाई अगर इस तरह की पिक्चर्स हैं तो उसमें ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, उसकी ये फिर रीडिंग निकालो और उसको आगे प्रोसेस करो। तो एआई हमारी आंखों को पहले आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद कुछ उसमें की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का एनालिसिस होता है और उसके बाद एक रीडिंग निकलती है और वो रीडिंग फिर आगे प्रोसेस होती है और उसके बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो इसमें 2 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी काम करती हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक मशीन लर्निंग, राइट। और इसमें तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एआई की दुनिया से ही आता है वो है न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, ये 3 इंपॉर्टेंट की टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं और जिसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम कंचन जी 100% ऑटोमेशन पे चलता है। सर, क्या आइरिस विश्लेषण किसी व्यक्ति की इमोशनल, अगर मैं बात करूं, भावनात्मक बुद्धिता का भी विश्लेषण कर सकती है, इमोशनली भी कर सकती है? 100%। नॉट ओनली इमोशनल, इसमें 4 अलग अलग फैक्टर्स एनालाइज होके आते हैं जिनको हम क्वोशंट्स बोलते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले आता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट, तो ये आपकी इंटेलिजेंस क्वोशंट को बताता है। नंबर 2 ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, तो ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को बताता है। नंबर 3 सीक्यू, क्रिएटिविटी क्वोशंट, और नंबर 4 एक्यू, एडवर्सिटी क्वोशंट, कि एडवर्स सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हैं। तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ये आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एडवर्सिटी क्वोशंट को भी बहुत क्लियरली डिफाइन करता है।
इसके साथ ही एक सवाल, जैसे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते हैं। पहले क्या होता था ना कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, लेकिन अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस भी आपके पास ज़रूर आते होंगे, बिल्कुल तो आते हैं। थोड़ा सा शेयर कीजिए किस किस तरह के आपके पास आते हैं केसेस। सबसे पहला पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता। हाँ। और जब बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे की भी यही शिकायत होती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तो एक्चुअली पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम उन बच्चे की काउंसलिंग करें, बट 90% केसेस में काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है वो बच्चे को नहीं होती है, वो पेरेंट्स को होती है। ठीक है। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट रहे और जिनको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग अभी तक समझा जाता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि वो कहते थे कि एवरीवन इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it was stupid. तो मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि मछली स्टूपिड है। मछली की काबिलियत देखनी है तो पानी में देखो, पेड़ पर चढ़ाना है तो बंदर को चढ़ा के देखो, वहाँ पे उसकी काबिलियत देखो। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हो सकता है कि आपकी बच्ची मछली वाले टैलेंट के साथ पैदा हुई है, आप उसे पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काउंसलिंग की ज़रूरत पेरेंट्स को होती है। बच्चा तो ईश्वर ने संपूर्ण बना के भेजा है, तो हम जब काउंसलिंग पेरेंट्स जब आते हैं तो हम उनको काउंसल करते हैं कि आप बच्चे की उन क्वालिटीज़ को पहचानो जिसके लिए वो जन्मी है, और उसके ऊपर अगर काम करना शुरू करें तो आपके और आपके बच्चे के बीच में ये जो मनभेद और जो मतभेद हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका बच्चा एक हैप्पी लाइफ जिएगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कहेंगे अगर बिल्कुल शुद्ध भाषा में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिनकी याददाश्त कम होती है, अभी कुछ किया है भूल गए। क्या इस टेक्निक से हम इन चीज़ों की शुरुआत का पता कर सकते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है मेंटली? नहीं, ये उस फील्ड में काम नहीं करता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, उनको उजागर करता है कि वो ऐसी कौन कौन सी काबिलियत, वो ऐसी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। ठीक है। अगर भविष्य में किसी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी या कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो ये उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कराएगा। अच्छा। ये आपकी इनबॉर्न मेंटल एबिलिटीज़ को बताता है। कौन कौन से देशों में, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं सर, ये तो आपका जो बिजनेस है ये ग्लोबली है, जी। ये सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी बहुत तारीफ आप इस वक्त बटोर रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर उपयोग की जा रही है और इसका साइंटिफिक प्रमाण क्या है, इसके बारे में बताइए। परफेक्ट। इंडिया में तो डेफिनेटली ये हाँ। है, राइट। लाइक मैंने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, तो आई एम द इनोवेटर ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आइरिस एनालिसिस। तो इंडिया में तो जाहिर सी बात है ये यूज़ हो ही रही है, लेकिन इंडिया के अलावा ये यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग, इन 5 कंट्रीज़ में और ये टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट में यूज़ हो रही है, राइट। अब बात करते हैं इसका साइंटिफिक प्रमाण। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी आइज़ और हमारा ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो नर्व इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व, राइट। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और दूसरा जो मैंने आपको अभी आइरिस के बारे में 60 डिग्री का जो एंगल वाला एग्जांपल दिया था, तो वो जोन, वो ब्रेन जोन है जो आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो साइंटिफिक एविडेंस इसके ऊपर इवन सोशल मीडिया पर और गूगल पर और बाकी बहुत सारे जर्नल में इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है। कोई भी जाके पब्लिक फोरम में इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ छुपा के रखा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन जग जाहिर है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 12th किया है किसी ने, तो 12th करने के बाद क्या होता है कि बच्चे को अब अपना एडमिशन लेना है कि उसको कॉलेज में जाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं बीबीए करूं, बीए करूं, मास कॉम करूं, मैं क्या करूं। तो ये उसमें भी हेल्प करता है बहुत Yes. ज़्यादा कि आप करियर में आपको क्या करना है, आपको क्या चूज करना है, ये Yes. उसमें हेल्प करता है। डेफिनेटली उसके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा, राइट। इसका मेन मकसद ही ये है कि बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाना उसके करियर के लिए। तो ये क्लियर कट आपको बताता है। इवन अगर मैं 2 क्लास पीछे चले जाऊँ, 12 से पहले 10th क्लास, तो 10th क्लास में जब बच्चा 10th पास कर लेता है, उसके बाद जब 11th में जाता है तो उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं अब कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। तो ये क्लियरली आपको बताएगा कि आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप साइंस के लिए बने हैं, कॉमर्स के लिए बने हैं या ह्यूमैनिटीज़ के लिए बने हैं। और 12th के बाद अगर आप अपना कोई करियर चूज़ करना चाहते हैं, आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है या किसी और चीज़ में जाना है, तो ये आइरिस एनालिसिस क्लियर कट आपको बताता है कि आपके ब्रेन के हिसाब से व्हाट इज़ बेस्ट सूटेबल टू यू।
सिर्फ इतना ही नहीं सर, अगर हम बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि 10th के बाद अगर किसी बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है सर, जैसे बीबीए में मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा मन था, मेरा इंटरेस्ट था बीबीए में, लेकिन जो परफॉर्मेंस मुझे देनी चाहिए वो परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो ये उसमें भी हेल्प करता है क्षमता को हमारी देखने के लिए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपकी बात में ही आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। हाँ। आपने बोला कि मेरा इंटरेस्ट था तो मैं इसलिए उसमें चले गई। हाँ। तो आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट और इनबॉर्न कैपेबिलिटीज दोनों अलग अलग बातें हैं। इंटरेस्ट समय के साथ साथ चेंज हो सकता है। अच्छा। राइट, कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा एक्सपोजर है हमें, सोशल मीडिया अवेलेबल है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, बहुत कुछ है। तो हम सोशल मीडिया में किसी चीज़ को देख के कई बार इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है और उसने कभी मान लीजिए विराट कोहली की बायोग्राफी को उठा के पढ़ लिया, तो वो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि यार क्या करियर है विराट कोहली का, तो चलो मैं भी क्रिकेटर बन जाता हूँ, तो उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग जाता है। वहीं अगर कुछ दिनों बाद अगर उसने ए.आर. रहमान की बायोग्राफी को उठा के पढ़ लिया, तो वो कहेगा कि यार ए.आर. रहमान का क्या ग्लोरीफाइड करियर है, ऑस्कर अवार्ड विनर, तो चलो मैं भी म्यूजिशियन ही बन जाता हूँ। तो जब जब वो किसी चीज़ को देखता है हमारे इन्वायरमेंट से या किसी और से, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। पर कंचन जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होने के बाद ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है, तो इसीलिए इंटरेस्ट थोड़े समय में ख़त्म भी हो जाता है। तो ये इनबॉर्न क्वालिटीज़ नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन है जो बच्चे को खुद भी नहीं पता चलता। तो हमें क्या करना है, आजकल के ऐसा कहते हैं हम लोग अपने बिजनेस में कि बच्चा बोलता है कि ये मेरा पैशन है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पैशन और फैशन हर महीने बदलता है। तो आप पैशन को छोड़ दो और अपने ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर काम करो। पैशन आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ कभी चेंज नहीं होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं रामायण से उठा के दूंगा कि हनुमान जी और उनके साथी जब सीता मैया को खोजने निकले, तो खोजते खोजते वो एक विशाल समुद्र के सामने जाके अटक गए और वहाँ पे सब लोग हिताश होकर बैठ गए कि अब इस विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। हालांकि हनुमान जी के अंदर बचपन से ही उड़ने की काबिलियत थी, लेकिन उन्हें खुद अपनी इस काबिलियत, अपने इस पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं था। और उसी ग्रुप में एक बहुत समझदार रीछ थे जिनका नाम था जामवंत। जामवंत जी को हनुमान जी के इस इनबॉर्न टैलेंट, इस इनबॉर्न पोटेंशियल का एहसास था, उन्हें इसकी जानकारी थी। तो जब जामवंत जी ने जाके हनुमान जी को झंझोड़ा कि जागो पवन पुत्र, तुम उड़ सकते हो, तब हनुमान जी को अपनी इनबॉर्न क्वालिटीज़, अपनी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ का एहसास हुआ और उसके बाद फिर जो उन्होंने उड़ान भरी, वो उड़ान पूरी दुनिया ने देखी। तो हनुमान जी को उनका इनबॉर्न पोटेंशियल का एहसास कराने के लिए जामवंत थे। आपको और मेरे को, हम सभी को एक जामवंत की जरूरत है। बिल्कुल। और आइरिस एनालिसिस वो जामवंत का रोल प्ले कर सकता है हर बच्चे के जीवन में। और जब वो बच्चा इस तरह से अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेगा, तो वो भी हनुमान जी की तरह अपने करियर में एक ऊंची उड़ान भर सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है सर कि आइरिस एनालिसिस जो है वो गलत जो है निष्कर्ष निकाले? अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ओके, फाइन। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, हमने काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम किया है और अभी तक हमने लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा रिपोर्ट जनरेट की हुई है। अच्छा। और 1 लाख कस्टमर्स के जो फीडबैक है, वो फीडबैक ये है कि ये रिपोर्ट 90 to 100% एक्यूरेट है। ऐसा कोई केस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है जिसमें कस्टमर ने ये बोला हो कि ये रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है और ये मुझसे मैच नहीं करती है। अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और इसके होने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, किसी ने बोला कि भाई ये रिपोर्ट मुझसे मैच नहीं कर रही है, तो फिर हमारे लिए एक और थोड़ा सा और अध्ययन का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसको और थोड़ा स्टडी करेंगे, उस कस्टमर का धन्यवाद देंगे कि भाई उसने हमें ये इतना क्रिटिकल फीडबैक दिया। हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर और गहराई से काम करेंगे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अगर कभी कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को ख़त्म करके इसको और ज़्यादा एक्यूरेट करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी होता है तो हमारा एटीट्यूड यही होगा जो मैंने आपको भी बताया। बिल्कुल, बहुत अच्छा एटीट्यूड है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी चीज़ ये बताई है कि आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे इम्प्रूव भी ज़रूर करेंगे। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सुधार कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा सेक्टर को चेंज कर लेते हैं, हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट कंपनियों में ये तकनीक कर्मचारियों की क्षमता को, उनकी दक्षता का मूल्यांकन यानी कैसे कर सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, तो कैसे करेंगे ये? राइट, देखिए अभी आप मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन
के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी। राइट। अभी आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और आपने बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी होस्ट किए होंगे और आगे भी करेंगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ये एनालिसिस ये कहता है कि आप एंकर बनने के लिए नहीं, आप तो म्यूजिशियन बनने के लिए बने थे फॉर एग्जाम्पल, तो एक्चुअली म्यूजिशियन बनने के लिए अब वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी है। अब आप उस स्टेज से ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं। अब आपके पास वो मौका नहीं है कि आप अपने इस करियर को छोड़ के म्यूजिक में अपना करियर बनाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये एनालिसिस उसमें आपकी हेल्प करेगा। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल मैं दे देता हूँ। हमारे ब्रेन के ना लर्निंग स्टाइल होते हैं, तो 3 तरह के अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड कैनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर वो लोग जो चीज़ों को सुन के सीखते हैं, और कैनेस्थेटिक लर्नर वो लोग जो चीज़ों को करके सीखते हैं। तो ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। तो अगर आज आपको ये पता चल जाए कि आपका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप चीज़ों को इस तरीके से सीखो। तो जब आप चीज़ों को उस तरीके से सीखोगे तो कम मेहनत करके आपका ब्रेन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक ग्रास्प करके रहेगा और आप अपने काम में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दिस इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ये आपके गोल, प्लानिंग और एक्शन के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं या कितने अच्छे टीम लीडर हैं, आप एक टास्क ओरिएंटेड लीडर है या आप एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हैं। ये आपकी अलग अलग कॉर्पोरेट एबिलिटीज़ के बारे में भी बात करता है, और ये आपके उन एरियाज़ के बारे में भी बात करता है जिनमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको उस फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये किसी भी कॉर्पोरेट या वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड करता है। आइरिस विश्लेषण सर, अगर मैं समाज की बात करूं, समाज में करियर काउंसलिंग की जो धारणा है, पूरी जो करियर काउंसलिंग जो हम अब देखते हैं जिस तरह से हो रही है, क्या उसे चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक जो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है करियर काउंसलिंग का हमारे देश में, वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट। मैं ऑब्वियसली साइकोमेट्रिक टेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बल्कि बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उस टूल की, बहुत ही पुराना टूल है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वहाँ पे पेन पेपर के ऊपर क्वेश्चनायर होते हैं, आपके सामने करीब 200-300 क्वेश्चंस आते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और आपने जो आंसर किया उस आंसर के बेसिस पे आपकी एक रिपोर्ट तैयार होकर आती है, साइकोमेट्रिक रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी इस बात पर निर्भर करती है कि मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर कितनी ईमानदारी से दिए हैं। अगर मैंने आंसर्स ईमानदारी से दिए हैं तो रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी, लेकिन अगर मैंने आंसर्स ही बेईमानी से दिए हैं, मैंने मैनिपुलेट कर दिए, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैनिपुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आइरिस एनालिसिस को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई मैनुअल वर्क नहीं है। तो अगर जो लोग साइकोमेट्रिक के माध्यम से अभी तक करियर काउंसलिंग करते आए हैं, वो अगर आइरिस एनालिसिस के माध्यम से करियर काउंसलिंग करेंगे तो मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं। अगर करियर के लिहाज से देखूं सर, तो आइरिस विश्लेषण करियर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इसका खुद का करियर क्या है? क्या आप इसे आने वाले समय में देखते हैं कि ये सबसे बिजनेस में अगर देखा जाए, या फिर मैं कहूँगी कि लोगों को समझने में, पहचानने में, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या ये टॉप पर होगा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि इसका जवाब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वाणी में मैं आपको दिलवाना चाहूँगा। मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पेज नंबर 6 पे अगर आप जाएंगे, मैं आपके एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी स्क्रीन पे वो पेज नंबर 6 भी यहाँ हाईलाइट कर दें, ताकि सारे ऑडियंस को वो पता चल जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 2, अगर उसमें आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो पहली लाइन ये कहती है, टू आइडेंटिफाई, नर्चर एंड फोस्टर दी यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये कह रही है, एजुकेशनिस्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये कह रही है, स्कूल से, टीचर से, प्रिंसिपल से, कि हर बच्चे की यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करो और उसको नर्चर करो। लेकिन वो यूनिक एबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। आइरिस एनालिसिस वो सॉल्यूशन है। तो जब गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने वाला एक टूल हमारे देश में अवेलेबल है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूल, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्व का कल्याण करेगी। ठीक है। आइरिस एनालिसिस, जब लोग इसकी रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट जब लोगों को पता चलती है, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स का, मुझे लगता है आपने बताया कि 3 मिनट के अंदर ही, क्योंकि अभी मैं और आप भी जब कर रहे थे तो बहुत कम समय लगा, 2 से 3 मिनट लगता है आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल करने के लिए। उसके बाद क्या जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि उनके डिसीजंस, उनके फैसलों में बदलाव आता है इस रिपोर्ट के बाद? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, चीज़ों को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, राइट। और उनके जो डिसीजन मेकिंग
मेकिंग एबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो येस, दिस रिपोर्ट इज़ डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल फॉर एवरीबॉडी। इस पूरे बिजनेस में जब आपने ये पूरा बिजनेस स्टार्ट किया, इस पूरे बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? जब आपको लगा कि मतलब होता नहीं है कि कोई जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके बाद एक पड़ाव ऐसा आता है सर, जब लगता है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो चुनौती क्या थी? देखिए, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है बॉलीवुड मूवी का, राइट, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की एक मूवी है मांझी करके, तो उसमें वो जो पहाड़ को तोड़ने वाली मूवी है, तो उसमें एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिंपल। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि भाई जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, गिव अप नहीं करूंगा, तो ईश्वर ने शायद मुझे नेचुरली ऐसा बनाया है कि गिव अप करने वाला एटीट्यूड है ही नहीं। समस्याएं जितनी मर्जी आ जाएं, चुनौती जितनी मर्जी आ जाएं, अगर आप गिव अप ना करने की ठान लेते हो, गिव अप ना करने की ठान लेते हो, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। फेल सिर्फ वो होता है जो गिव अप कर देता है, दैट्स ऑल। जितने भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में एक ये सवाल भी ज़रूर चल रहा होगा, मैं सोच रही हूँ उन्हीं की तरफ से आपसे पूछ लूँ कि अगर वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं इसका, तो किसी तरह की कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत इसमें है? हाँ, बिल्कुल है। ये बिज़नेस क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है प्राइमरली, राइट, तो ये बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी इस बिज़नेस में आएगा और इस Good. बिज़नेस को शुरू कर लेगा, ऐसा Good. नहीं है। ये बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए बिज़नेस है, बहुत सेलेक्टेड सेगमेंट के लिए बिज़नेस है, और इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। वो क्राइटेरिया है कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 25 साल की उम्र का होना चाहिए, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसे एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। इसके अलावा यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन। ये इंस्टीट्यूट यूएसए में, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के साथ लॉस एंजलिस में रजिस्टर्ड है। इट इज़ अ लीगल एंटिटी, और हम लोग उस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस बिज़नेस से जुड़ता है उसको उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। उसकी एक रॉबस्ट ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद उसका एक एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन्स होते हैं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और उस एग्ज़ाम को उसको पास करना होता है, और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स ही, कंचन जी, 75% है। ओके। तो 75% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो जब आप ये सारा क्राइटेरिया पूरा करते हो तब आप इस बिज़नेस को करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी इस बिज़नेस में आ जाता है। तो येस, देयर इज़ अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देयर इज़ एन एग्जामिनेशन एंड एफिलिएशन आल्सो। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक और आखिरी सवाल कि जितने भी लोग इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स लेवल के हमारे जितने भी बच्चे हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो ज़रूर आपसे जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सी, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो नया बिजनेस करने की सोच रहा है, तो ऑप्शंस तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मोनोपोली बिजनेस है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बिजनेस ऑटोमेशन में चले, आपके बगैर चले, जिसमें कोई स्टॉक का झंझट ना हो, जिसमें कोई स्टाफ की हायरिंग ना हो, उनको रिटेन करने का टेंशन ना हो, तो अगर ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो फिर आईरिस एनालिसिस से बेहतर दूसरा कोई बिजनेस इस दुनिया में नहीं हो सकता, राइट। और अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे आपके माध्यम से कैमरे में देख के मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगले 1 साल के लिए अपने आप को आईरिस एनालिसिस के बिजनेस में झोंक देता है और अपना तन, मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देता है, तो आईरिस एनालिसिस का बिजनेस उसे साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है, ये आपने बताया कि जितने भी अगर थोड़ा सा तन मन और थोड़ा सा धन, आपने बताया कि अगर आप लगाते हैं तो आप 1 साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन सर, बहुत सारे लोग अब ये भी पूछेंगे कि अगर 1 साल का 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना है तो मुझे लगाना कितना है, इन्वेस्ट कितना करना है? ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना है, और वो इन्वेस्टमेंट है 8,44,425 रुपये। अच्छा। राइट, दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप ये 8,44,425 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 1 साल अगर इस बिज़नेस को दे सकते हैं, तो 1 साल के अंदर आपके अकाउंट में मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हटके था पॉडकास्ट। मैंने जैसे शुरू में कहा बहुत स्पेशल होने जा रहा है, तो वाकई बहुत स्पेशल हुआ क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, ये टेक्नोलॉजी कमाल की टेक्नोलॉजी है सर। मुझे लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, जितने लोग मुझे लगता है कि लव अफेयर्स, मुझे लगता है कि वो भी बड़ा इसमें मदद करेगा। बड़ी सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you very much for inviting me. Thank you very much. थैंक यू।